क्षेत्रमिति क्षेत्रमिति गणित का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और प्रतियोगिताओं में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं क्षेत्रमिति को बिल्कुल बेस से जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो वीडियो देखने के बाद आपको निश्चित रूप से क्षेत्रमिति समझ में आ जाएगी। इसके जितने भी फॉर्मूले हैं, किसी भी फॉर्मूले को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका इतना कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि सारे फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि क्षेत्रमिति का मतलब क्या है। क्षेत्रमिति की मिति का मतलब होता है ज्ञात और क्षेत्र का मतलब होता है क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आप देखिए क्षेत्रफल से मतलब क्या होता है और परिमाप से क्या मतलब होता है। तो जो आपको ये रेड पट्टी दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये देखिए जिस पर मैं पेन घुमा रहा हूँ, ये जो रेड पट्टी है ये कहलाती है परिमाप। और जो बीच वाला भाग है, ये जो आपको कॉपी का पेज दिखाई दे रहा है, ये जो बीच वाला भाग पूरा है, ये वाला भाग जिस पे मैं पेन ये ड्रा कर रहा हूँ, ये जो भाग है ये कहलाता है क्षेत्रफल। यानी कि किसी के द्वारा जो घिरा हुआ भाग होगा उसे हम कहेंगे क्षेत्रफल। किसी भी आकृति के द्वारा जो घिरा हुआ भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। और उस आकृति का जो किनारा होगा ये वाला, उसे कहेंगे हम परिमाप। अब चलिए आगे समझते हैं गणित के रूप में क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो किनारी है, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये जो किनारी है हम कैसे नापेंगे, इस किनारे को नापेंगे हम सेंटीमीटर में। इसलिए परिमाप का जो मात्रक हुआ वो क्या हुआ, सेंटीमीटर। परिमाप का मात्रक क्या हुआ, सेंटीमीटर, क्योंकि किनारी जो नापी जाएगी वो मीटर या सेंटीमीटर में नापी जाएगी। यहाँ चूँकि ये आकृति मैंने सेंटीमीटर में दर्शाई है, ये खाने दिखाए हैं वो एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर बने हैं, तो इसका हम परिमाप कहेंगे। जो 1 2 3 4 और 4 इधर, 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पर देखिए 4 ये है, 4 इधर 4 इधर 4 इधर, तो ये हो गया 4 4 8 4 12 4 16 सेंटीमीटर। तो इसका जो परिमाप है वो कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। यानी हमने अभी बताया था क्या, सभी भुजाओं का जोड़, यानी चारों किनारे ये जोड़ लीजिए और इन्हें जोड़ लेंगे पे जो आएगा वो परिमाप फुट हो जाएगा। अब बात करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर की। देखिए पहले तो समझें कि मतलब क्या है। देखिए पहले यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब समझिए क्या है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर का वर्ग जितना भाग घेरता है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ये 1 सेंटीमीटर का है, कितने सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का। तो ये जो वर्ग घेर रहा है 1 सेंटीमीटर का, कितना भाग घेर रहा है, इतना घेर रहा है। तो यानी कि ये जो कहलाएगा वो 1 सेंटीमीटर कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। जरा ध्यान देंगे तो इसकी ये 2 सेंटीमीटर हो जाए, 1 2 और इधर है 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो आयत है 2 सेंटीमीटर लंबाई है और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल के हिसाब से हमने बताया था कि किसी भी भाग में 1 सेंटीमीटर के जितने वर्ग बनते हैं वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग बनना है। तो इसका मतलब इस वाली आकृति का जो क्षेत्रफल हो गया वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, यानी 8 भाग हुए। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और एक ये चौड़ाई मान लीजिए ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं कि ये जो 8 आया वो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके भी आ रहा, देखिए। अब इसी तरह से अगर मैं ये पूरा ले लेता हूँ, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 है और इधर कितनी, 1 2 3 4, तो कुल मिला के कितने, 16 खाने हो रहे हैं। तो पूरे का क्षेत्रफल कितना, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा। तो 4 लंबाई इसकी है, 4 इधर से है, यानी कि 4 ये है और 4 ये है, और ये जो 16 है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके भी आ रहा है। तो हमें एक बात मालूम चल रही है कि किसी भी आयताकार आकृति का क्षेत्रफल या वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल उन दोनों की भुजा के गुणनफल के भी बराबर है। देखिए जैसे मैं बात करूं इस आकृति की, अब मैं कहूँ इसका क्षेत्रफल बताइए, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 खाने बनना है। देखिए 4 वर्ग बनना है 1 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं यूँ भी निकाल सकता हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई कितनी 4 और चौड़ाई कितनी 1, यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं इस आकृति को यूँ कर लूँ तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालें, तो यहाँ पर देखिए कितने, 1 2 3 4 और ये 2, तो 4 गुणा 2, तो यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वैसे देखिए 8 खाने बनना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वैसे भी 8 आ रहा है। तो इससे हमें ये मालूम चला कि एक आयताकार आकृति का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, और अगर यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई एक जैसी हो जाए तो वो बन जाएगा वर्ग।
तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो हमें एक दो चीज़ें मालूम हो गई, एक हो गया यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो गया, देखिए लंबाई भी अगर एक है चौड़ाई भी एक है तो वर्ग में क्या होगी, केवल भुजा होगी। तो एक भुजा इधर आएगी, एक भुजा इधर आएगी, तो भुजा की भुजा से गुणा करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा की घात 2। समझ में आ गया। अब देखिए यहीं से हम समझते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इससे ही हमने आयत भी बनाया था, वर्ग भी बनाया था। आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल समझा। अब देखिए यहाँ से इसको अगर ऐसे मोड़ लिया जाए तो हम एक बात देख रहे हैं कि यहाँ से त्रिभुज बन गया। तो इसका मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इस आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा। ये आयत मान लीजिए चाहे वर्ग मान लीजिए। तो अगर हम ऐसे कर देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये मिलाया और इसको हमने जो है क्या करा, दो भागों में ऐसे मोड़ दिया ऐसा करके। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों भाग बराबर हो गए। कैसे, यहाँ से देखिए इसको मैंने मिला दिया आयत को ऐसे करके, देखिए ज़रा ध्यान से। तो दो त्रिभुज बनने हैं, एक त्रिभुज ये बन गया, एक ये बन गया, और ये दोनों भाग ही कैसे हैं, आपस में बिल्कुल बराबर हैं। तो जब ये बराबर है तो हम इसका मतलब ये होगा कि इस पूरे के क्षेत्रफल का आधा होगा। अभी हमने निकाला था आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या निकाला था आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब चूंकि त्रिभुज इसमें बनना है दो, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस आयत के क्षेत्रफल का आधा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका आधा, यानी कि 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई। या चौड़ाई की जगह हम इसे ऊंचाई भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी एक लंबाई की जगह कर सकते हैं आधार। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो गया भुजा की घात 2। तो ये इस फॉर्मूले आपको समझ में आ रहे होंगे। और परिमाप क्या हुआ, सभी भुजाओं का योग। तो परिमाप किसी का भी हो तो हमें कैसे निकालना परिमाप, जितनी भुजाएं दे रखी हैं सबका जोड़, सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का जो योग होगा वो कहलाएगा परिमाप, सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का जो योग होगा वो क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं और आकृतियों का क्षेत्र। चलिए अब हम समझते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए समांतर चतुर्भुज होता क्या, पहले ये समझ लें। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर हो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो इसकी आकृति कुछ इस तरह की होती है। इसकी जो है आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर, ये दोनों आमने सामने भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और कैसी होंगी, समांतर। तो इस तरह के जो चतुर्भुज होता है वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। या तो इस तरह का हो सकता है या इस तरह भी हम बना सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं कैसी हों, बराबर तथा समांतर हो, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप जरा ध्यान से देखना, ये क्या आयत है। हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ से देखना समांतर चतुर्भुज के लिए हमने क्या करा, मैंने ये जो इतना कॉर्नर है ये कोना यहाँ से फाड़ देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, और इसे फाड़ के मैं अगर यहाँ चिपका दूँ तो अगर आप देखेंगे तो ये जो आकृति है वो कुछ इस जैसी बन जाएगी, इस जैसी आकृति यहाँ पर बन जाएगी। तो यहाँ पे ये आकृति मैं यहाँ से फाड़ के, ये वाला कोना जो फाड़ के मैं इधर चिपका देता हूँ। देखिए ये मैंने यहाँ पर ये फाड़ दिया और इसको मैंने क्या करा, यहाँ पर चिपका दिया। तो यहाँ से फाड़ के जैसे मैं यहाँ चिपकाऊँगा तो यहाँ ये आकृति कुछ इस तरह की बन जाएगी। देखिए ये ऐसे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो आकृति बन गई बिल्कुल समांतर चतुर्भुज की बन गई। तो कहने का मतलब ये है कि आयत से ही समांतर चतुर्भुज बन जाता। बस होता क्या है, जितना भाग इधर से कम होता है वो इधर आके जुड़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने क्या करा, यहाँ से इतनी पट्टी काटी ये वाली, और इस पट्टी को काट के अगर हम यहाँ जोड़ दें, यहाँ पे, यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, एक तरह से आयत बन जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये हो जाएगी आयत, आयत की हो जाएगी लंबाई और ये हो जाएगी चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यही फॉर्मूला बन जाएगा समांतर चतुर्भुज का, क्योंकि समांतर चतुर्भुज भी जो बनता है वो आयत से ही बनता है, या आयत से ही समांतर चतुर्भुज बनता है और समांतर चतुर्भुज से ही आयत बनता है। देखिए ये पहले कैसा क्या था,
समांतर चतुर्भुज था इतना, मैंने इतनी पट्टी काट के इधर चिपका दी तो ये बन गया आयत इतना। जितनी पट्टी यहाँ कम हुई इतनी इधर जुड़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पर ये रहेगी, तो लंबाई की जगह तो लंबाई लिखेंगे, लेकिन चौड़ाई की जगह हम ऊंचाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुणा चौड़ाई, और चौड़ाई की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर ऊंचाई। तो कुल मिलाकर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी का सूत्र भी वही है जो आयत के क्षेत्रफल का है, बस अंतर इतना है, आयत में हम लिखते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई और समांतर चतुर्भुज में लिखेंगे आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कैसे होगी? जो भी शीर्ष होगा वहाँ से सामने वाली भुजा पर लंब डाल देंगे, यहाँ से डाल देंगे ऐसे, या यहाँ से इस पर सामने वाली भुजा जो होगी उस पर हम क्या करेंगे? लंब डाल देंगे। तो ये जो लंब होगा ये कहलाएगी इसकी ऊंचाई। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये आपको चित्र दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये मैंने यहाँ से, ये ऐसे था, देखिए यहाँ से काटा, ये इस समय क्या था? एक आयत था, और मैंने इसे काट के यहाँ पे चिपका दिया ऐसे, तो ये बन गया समांतर चतुर्भुज। इस तरह से क्या बन गया? ये समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज बन गया। समांतर चतुर्भुज, देखिए ये समांतर चतुर्भुज बन गया ऐसे। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होगा? आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की ये जो कहलाएगी ऊंचाई कहलाएगी। ठीक है, आधार वही रहेगा। ठीक, अब देखिए अगला फॉर्मूला। चलिए अब समझते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए सामने जो आकृति दिखाई दे रही है आपको एक समचतुर्भुज दिखाई दे रही है। समचतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। यहाँ पर देखिए इसकी सारी भुजाएं जो हैं आपस में बराबर हैं, तो इस चतुर्भुज को हम कहेंगे समचतुर्भुज। देखिए इसकी सारी भुजाएं कैसी हैं? आपस में बराबर। हम वर्ग को भी समचतुर्भुज कहते हैं क्योंकि वर्ग की भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर ना हो, ठीक है, तो अगर वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं लेकिन समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते, ये देखिए अलग अलग नाप के हैं। ठीक है, बस इतना अंतर है। तो अब इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है इसको समझेंगे अच्छे से। तो मैंने देखो यहाँ पर क्या करा, इनके विकर्णों को मिला दिया ऐसे करके समचतुर्भुज के। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 4 समकोण त्रिभुज बन गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इन चारों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। चूंकि ये चारों क्या बने? बराबर बने। अगर आप इसको इस तरह से मोड़ेंगे, ये देखिए ऐसे, तो कुल मिला के ये इस तरह से समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो इस तरह के जो समकोण त्रिभुज बनना है इसमें 4 बनना है। देखिए एक तो ये दिख रहा है आपको, दूसरा एक, ये देखिए यहाँ पे 1 2, यहाँ पर देखिए नाम डाल देता हूँ मैं, 1 2 और यहाँ पे 3 और ये 4 समकोण त्रिभुज बनने हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हम ऐसे लिख सकते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 4 गुणा एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। 4 गुणा एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जरा समझना जरा ध्यान से, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हम जानते हैं, अभी हमने बताया था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना? ये, ऊंचाई है ये, ठीक है। तो इसको आधार कह दो या लंबाई कह दो, इसको आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है इसका? OC, ये O, और ये पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ से O × C। आधार कितना है इसका? OC। और चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है? OA। ये हो गया इसके समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल। अब देखिए OC को मैं लिख सकता हूँ ODC/2 या CD/2, क्योंकि OC जो है वो इतने की आधी है। तो यहाँ पर देखिए जरा 4 ऐसी रहेगा, 1/2 ऐसी रहा। तो OC को लिख सकता हूँ मैं DC/2, यानी OC जो है वो टोटल की क्या है? आधी है। बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे ये OA को क्या लिख सकता हूँ मैं? OA को लिख सकता हूँ AB/2, यानी कि OA जो है वो AB की आधी है। अब जरा समझेंगे, तो यहाँ पर ये देखिए 2 दूनी 4, ये कट गया, तो कितना आ गया? 1/2 DC। DC क्या है इसका? विकर्ण, पहला विकर्ण, और AB क्या है? दूसरा विकर्ण। क्या है AB? दूसरा विकर्ण, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं
कि आज समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो गया 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो इसके सूत्र को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। चलिए अब हम समझते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए पहले समलंब चतुर्भुज होता है क्या ये समझें। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक पेयर समांतर हो, बाकी जो शेष दो जो भुजाएं हैं वो कैसी ही हों, तो उस चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो इस टाइप पर देखिए ये जो साइड है ये वाली, ये तो समांतर है और ये दोनों कैसी ही हो सकती हैं। तो इस तरह के चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब मान लीजिए इसकी जो साइड है वो ये मान ली मैंने ए है और जो बड़ी वाली वो मान ली बी है, ठीक है। और इनके जो बीच की दूरी है वो मैंने मान ली एच है। अब देखिए इसका मुझे फॉर्मूला निकालना, तो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए मैं इसको दो समलंब में ऐसे काट लूँगा। मैं कुछ इस तरह से, ये देखिए मैंने दो समलंब यहाँ पे बना ली है। एक समलंब ये है, ये जिसकी ये वाली जो साइड है ये वाली और ये समांतर है। ऐसी बिल्कुल सेम समलंब ये है जिसकी ये वाली साइड और ये साइड जो है समांतर है। अब क्या करना, मैंने देखिए समलंब को, एक समलंब को उल्टा करा, यानी कि इसकी जो है ये मान लीजिए बिल्कुल सेम ऐसा है, ये तो है इसकी ए और ये है इसकी बी, सेम ऐसी याली है इसकी, यहाँ पे एक है इसकी ये ए और ये है बी। अब देखिए ज़रा ध्यान से समझना। अब मैंने क्या करा, दोनों समलंब एक जैसे हैं, इस समलंब को उल्टा किया और इसे यहाँ से ऐसे चिपका दिया। तो जैसे ही मैंने इस समलंब को उल्टा करके चिपकाया तो हमने देखा कि इसका जो बी है भाग ये आ गया और ए भाग ये आ गया। तो एक तरह से ये समांतर चतुर्भुज बन गया। ज़रा ध्यान से देखिए क्या बन गया, ये मिला के एक समांतर चतुर्भुज बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और इस समलंब के क्षेत्रफल में एक संबंध हो गया कि इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इस समलंब के क्षेत्रफल का दुगना होगा। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब, देखिए ये जो है एक तरह से क्या बनना है, समांतर चतुर्भुज बनना है और ये दो समलंबों को मिला के बनना है, एक ही प्रकार के दो समलंबों को चिपका के बनना है। तो इसका मतलब समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो गया इस पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो गया। आधे के लिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। इसका आधार कितनी है, ये इतना ए प्लस बी या 10 ले लिए दोनों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो आधार कितना है इसका, ए प्लस बी। तो ये हो गया आधार और गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है देखिए, इसके पीछे मैंने लिखी थी, ये जो ये है इसकी ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक कि ये क्या है इसकी ऊंचाई एच, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी है इसकी एच और बटे 2। तो इस तरह से ये हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, इसको थोड़ा ऐसा लिखेंगे 1/2 समांतर ए प्लस बी की जगह लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। तो ऊंचाई एच की जगह हम क्या लिख देंगे, बीच की दूरी। तो ये हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या बना समांतर चतुर्भुज का, हाँ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी, गुणनफल। चलिए अब समझते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले वृत्त किसे कहते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। तो वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिनकी एक स्थिर बिंदु से दूरी, तो ये क्या है, विभिन्न वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिन सभी बिंदुओं की एक स्थिर बिंदु से जो दूरी है वो सदा समान रहती है। ये जितने भी बिंदु, इन सबकी जो दूरी होगी एक स्थिर बिंदु से सदा समान रहती है। तो सर्किल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव सच डैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट आर ऑलवेज कांस्टेंट। तो वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिनकी एक स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु को बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं स्थिर बिंदु को, केंद्र। एक स्थिर बिंदु केंद्र और एक स्थिर रेखा, ये वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिनकी एक स्थिर बिंदु केंद्र से दूरी सदा समान रहती है। तो ये जो दूरी है सदा कैसी रहती है, समान रहती है। तो इनको अगर हम बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं तो बन जाता है वृत्त, ठीक है। तो या यूँ भी कह सकते हैं कि मम्मी की जो रोटी है
वो गोल है वो वृत्त कहलाती है, और पापा का जो पैसा गोल होता है वो भी वृत्त कहलाता है, और दादा का जो चश्मा होता है गोल वो भी वृत्त कहलाता है, और जो दुनिया गोल है तो ये भी क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है। ये होती है त्रिज्या, और इसे हम बोलते हैं परिमाप, या वृत्त के लिए हम स्पेशली बोलेंगे इसको परिधि। क्या बोलेंगे इसको, परिधि। ठीक है, इसे बाहर वाले को परिधि बोलेंगे, और इसे बोलेंगे हम त्रिज्या, और ये केंद्र। अब यहाँ पर देखिए एक पाई होता है, तो पाई क्या होता है पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए। पाई क्या होता है, ये वृत्त की परिधि, क्या, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है। तो वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को हम पाई से प्रदर्शित कहते हैं, और परिधि और 22 का जो अनुपात होता है वो 22/7 होता है। परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 22/7 या 3.14 होता है। तो वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पाई, और इसे 22/7 या 3.14 कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे परिधि कितनी होगी, परिधि से मतलब है परिमाप से। त्रिज्या अगर r है तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, यानी कि 2r। तो 2r को इधर ले जाएंगे तो परिधि कितनी हो जाएगी, परिधि बराबर हो जाएगी 2πr। कितनी हो जाएगी परिधि, 2πr। चलिए अब हम समझते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक वृत्त ये बना हुआ है, हमें इसका क्षेत्रफल पता लगाना है कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि ये जो है इसका व्यास है, क्या है इसका, जो जीवा केंद्र से होकर जाती है वह उसकी व्यास कहलाती है। तो ये केंद्र वो है, और ये क्या है इसकी त्रिज्या, ये पूरा ये। इसके मैंने जो है 16 भाग किए, मैं इन पर नंबरिंग कर देता हूँ। देखिए पहला भाग है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16, मैंने इस पर नंबरिंग कर दी है। अब देखिए इनका मुझे क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इन्हें सबको कैंची से यहाँ से ऐसे करके काट के 16 पार्ट अलग कर लूँगा। तो मैं वो अलग कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से हम इन पट्टियों को काट के, मैंने देखिए यहाँ पे 16 भाग हो रहे हैं, इन 16 भागों को मैंने काट लिया पट्टियों में, और काटने के बाद मैं इस तरह से इनको चिपका रहा हूँ। तो आप भी इस तरह से आप घर पे अपने प्रयोग कर सकते हैं, और अच्छे से समझ सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² क्यों होता है। तो ये अगर आपने एक बार करके देख लिया तो ज़िंदगी में कभी आप इस फॉर्मूले को भूलने वाले नहीं हैं। तो जैसे मैं इसको चिपका रहा हूँ, आप इस तरह से चिपका के एक देखिए कि देखते हैं क्या आकृति बनती है। तो यहाँ पर आप जो है ये सारी पट्टियाँ जो है इस तरह से चिपका देंगे। तो मैंने देखिए कंटिन्यू चिपकाई है, एक एक नंबर वाली पहले। तो 1 से 8 तक की तो ऐसे चिपका देंगे। ठीक है, अब करना क्या, हमें 1 से 8 तक की चिपक गई यहाँ पे, देख लीजिए अच्छे से। अब उसके बाद जो खाली जगह बची हुई है, इसमें जो बची हुई है वो वाली चिपका देंगे। तो खाली ये देखिए 9 नंबर की पट्टी आ गई है, ये 9 नंबर की है, देखिए ये मैंने यहाँ पे चिपका दिया सर के। तो आप भी यहाँ पर इस तरह से, ये 10 नंबर की आ गई, यहाँ पे खाली जगह में ऐसे चिपका दीजिए। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे कि ये जो है थोड़ा सा कुछ हमारी जो आकृति है यहाँ पर देखिए, अगर इनकी जो चौड़ाई है, क्या है, चौड़ाई और छोटी होती, यानी कि यहाँ पर मैंने 16 भाग किए हैं, 16 की जब 32 करता या 64 करता तो ये जो है अब तो थोड़ा सा ऐसे बनने आ, देखिए थोड़ा सा हल्का सा राउंड, यानी हल्की सी जो है इसमें रोटेट हो रहा है। तो ये जो ना जितने छोटा कर देते तो एक तरह से ये अब तो थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, और जितनी छोटा भाग करेंगे तो ये जो भाग होगा वो एक तरह से सीधा बन जाएगी लाइन ऐसे करके। तो उस स्थिति में जो थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई दे रही है ये लाइन भी क्या होगी, सीधी हो जाएगी। तो एक तरह से ये जो बन जाएगा एक आयत बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो अब हम इस आयत के क्षेत्रफल को निकालते हैं। देखिए तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है देखिए आयत का क्षेत्रफल मैं यहाँ कर देता हूँ। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल
बराबर किसके होगा, इस आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर किसके हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, और लंबाई जरा ध्यान से देखना, इसकी ये लंबाई कितनी है, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 कहाँ से 8 तक, तो यानी कि 8 तक भाग कितना, ये वाला भाग है। ठीक है, टोटल ये जो होता है वो होता है 2πr। कितना होता है टोटल, 2πr। अब चूंकि ये आधा है एक तरफ में, एक साइड में क्या है, ये वाला भाग आधा, तो आधा 2πr का आधा हो जाएगा πr, यानी कि इसकी जो लंबाई हो गई यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी हो गई, πr। ठीक है, और ये क्या है, इसकी त्रिज्या है, और त्रिज्या कितनी है इसकी, मान लीजिए r है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई हो गई πr, चौड़ाई हुई r, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, गुणा कर लेंगे इसकी πr स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, πr। इसमें आपसे वादा किया था कि मैं आपको मेंसुरेशन का कोई भी फॉर्मूला रटने नहीं दूंगा, सारे फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ऑटोमेटिक सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। कोई भी ट्रिक आप तभी लगाएंगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होगा, और कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप ट्रिक कहाँ से लगाएंगे। तो मैं आज आपका कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, तो आप वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा, देखते रहिएगा। तो चलिए अब समझते हैं सबसे पहले वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। देखिए वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, हमने आपको बताया था कोई भी आकृति जो स्थान घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। और यही क्षेत्रफल वाली आकृति को जब हम उठा के, यानी इस समय इसमें लेंथ और ब्रेथ यानी 2 डायमेंशन होती है, जब हम इसको उठा के 3 डायमेंशन वाली आकृति में कन्वर्ट कर देते हैं तो यही बन जाता है वक्र पृष्ठ। देखिए इसको उठा के अगर हम इस तरह का बॉक्स इसे बना दें तो ये जो बॉक्स बन जाएगा वो 3 डायमेंशन हो जाएगा। इसके अंदर देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी 3 चीज़ें आ जाएंगी, तब ये बन जाएगी 3 डायमेंशन आकृति। और 3 डायमेंशन आकृति बनते ही इसका जो क्षेत्रफल है वो कन्वर्ट हो जाएगा वक्र पृष्ठ में। ठीक है, और वक्र पृष्ठ और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ। देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ में ऊपरी सिरा और निचले सिरा और जुड़ जाता है। वक्र पृष्ठ में आता है चारों ओर का सिरा। देखिए ये जो भाग है चारों ओर का, ये कहलाएगा वक्र पृष्ठ, और इसमें ऊपरी सिरा और निचली सिरा और जोड़ दें तो वो कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठ। देखिए जैसा कि मैंने ये आकृति खोल रखी है, इसमें 1 2 3 4 ये 4 भाग जो हैं ये कहलाएंगे वक्र पृष्ठ, और ये 5 और 6 भाग इसमें और जोड़ दें तो ये बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। यानी वक्र पृष्ठ हुआ ये वाला आपका हिस्सा, ये वाला हिस्सा इसमें नहीं होता। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा और जुड़ जाता है। जैसे आप जिस कमरे में रहते हैं उसमें छत और फर्श और जोड़ दें तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है, और दीवार और मकान की आपकी चारों ओर की जो दीवारें होती हैं वो कहलाती है वक्र पृष्ठ। देखिए वीडियो के लास्ट तक हम घनाभ, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ और आयतन पर ही चर्चा करेंगे। तो यहाँ घनाभ का वक्र पृष्ठ क्या होता है ये समझेंगे। घनाभ से वक्र पृष्ठ से मतलब है मकान, जो आपका मकान है उसके चारों ओर की दीवारों का क्षेत्रफल, और इसकी चारों ओर जो दीवार होती हैं वो आयताकार होती हैं, और आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी दीवार जो होगी वो इस टाइप की होगी, उसमें लेंथ होगी और क्या होगी, ब्रेथ होगी। क्या होगी, लेंथ और ब्रेथ। तो अगर लेंथ L है ब्रेथ B है तो क्षेत्रफल हो जाएगा या स्मॉल l या स्मॉल b है। तो एक दीवार का जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। अब चूंकि ऐसी दीवार आमने सामने, देखिए जैसी दीवार यहाँ पे आप जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि जो पीले रंग की है, जो पीली साइड है ये यहाँ पे, ये देख लिए ये येलो कलर की है यहाँ पे जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है, तो येलो कलर की है, बिल्कुल ऐसी विपरीत होगी। तो इसकी लेंथ क्या है, इसमें l है, लेंथ वाली L है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, h है। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब चूंकि जैसी सामने आपको दिखाई दे रही है पीली कलर की, ऐसी इसकी विपरीत और दूसरी ओर होगी, तो दोनों का क्षेत्रफल किया जाएगा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू हाइट, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको ये जो है आसमानी कलर की दिख रही है, जैसी इधर है बिल्कुल ऐसी दूसरी साइड में होगी। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये इसे मान लीजिए कि आपको जो है ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, यहाँ पे ये और ये, ठीक है। तो इसकी लंबाई हो गई और ये हो गई ऊंचाई, ये इसकी क्या है, चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो जैसा इधर है बिल्कुल वैसा ही पोर्शन इधर है, यानी इधर का क्षेत्रफल निकालो उसे 2 से गुणा कर देंगे तो इधर का भी मालूम हो जाएगा, और इधर का क्षेत्रफल निकाल लो उसे 2 से गुणा कर देंगे तो इधर का भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखिए करते हैं, तो अब हम इस वाले हिस्से का निकाल रहे हैं, तो इसकी जो है 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा जा रहा है, क्योंकि जैसा इधर है वैसा ही इधर होगा, यानी जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है आसमानी कलर का, ऐसे ही इसके विपरीत साइड में होगा। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है b और
ऊंचाई है इसकी h। तो यहाँ देखिए दोनों में से एक तो 2 कॉमन आ गया और ये l प्लस b और ये हो गया h, हमने कॉमन ले लिया। तो घनाभ का वक्रपृष्ठ क्या हुआ, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला हो गया घनाभ का। तो इसमें आपको कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आयत का क्षेत्रफल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, जैसा इधर है बिल्कुल वैसा ही दूसरी ओर हो जाएगा। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पर देखिए ब्रेथ इंटू हाइट, तो ब्रेथ इंटू हाइट जैसा इधर है वैसा ही इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जैसा होगा और इसका और इसके पीछे वाला एक जैसा होगा। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब देख घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ में जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा, जो ऊपर वाला कत्थई वाला है ये वाला हिस्सा और नीचे का जो फर्श है ये और इसमें जुड़ जाएगा। तो इसमें घनाभ संपूर्ण पृष्ठ में इतना तो नहीं रहना, देखिए 2LH प्लस के 2BH इतना तो रहेगा। अब क्या होगा, नीचे वाला हिस्सा यानी L इंटू B, ये वाला यानी पीला और जो नीचे पीले से नीचे वाला ऊपर वाला जो है कत्थई कलर का, ये और सबसे नीचे वाला हिस्सा इसमें और जुड़ जाएगा। तो मैं इसको चित्र में अलग से दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा और ये ऊपर वाला 5 और 6, अगर इस तरह से इसको बनाते हैं तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा और जुड़ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ में, ये वाला 5 और 6 नंबर वाला। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो जाएगा, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा, तो L इंटू बी यानी 2LB, तो 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया L, कंटिन्यू लिख सकते हैं LB प्लस के BH प्लस के HL, ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। अब देखिए आयतन की बात करते हैं। तो आयतन जो होता है, अब आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन हमेशा जो निकालेंगे तो आधार का जो क्षेत्रफल होगा उसकी ऊंचाई से गुणा करेंगे और आयतन हमेशा 3 चीज़ें आएंगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए इसका आयतन क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा आयताकार है, ठीक है, तो आधार कैसा है इसका आयताकार है, तो आधार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी L इंटू बी, और आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी H, तो क्या हो गया क्षेत्रफल इसका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसको लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आपको कोई भी फॉर्मूला इसका रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आयतन में हमेशा 3 चीज़ें आएंगी और क्षेत्रफल में हमेशा 2 चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए इसका जो मात्रक होगा वो मीटर क्यूब अगर मीटर में दे रखा, या सेंटीमीटर क्यूब अगर सेंटीमीटर में दे रखा, और इसका जो मात्रक होगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर CGS पद्धति है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, MKS पद्धति है तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर भी कह देते हैं। इसको हम घन मीटर या घन सेंटीमीटर भी कह देते हैं। चलिए अब हम समझते हैं अगला टॉपिक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो लाल रंग का बटन है इसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। बराबर में 1 घंटे का बटन भी होगा, आप उसको भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जो नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम समझाते हैं आपको बेलन। तो बेलन क्या होता है ज़रा समझेंगे। जब हम किसी आयताकार आकृति को उसकी लंबाई अथवा चौड़ाई के परिधि तक घुमा दें ऐसे करके, और घुमाने के बाद जो ठोस आकृति बनती है वो जो कहलाती है बेलन कहलाती है। यहाँ पर देखिए मैंने बना रखा है, यहाँ से ये जो मैंने क्या करा, आयताकार आकृति को घुमाया, घुमाने के बाद जो ठोस आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगी, बेलन कहलाएगी। वो इस टाइप की देखिए यहाँ पर ये बन गई है। तो ये जो आकृति है वो क्या कहलाती है, बेलन। जब किसी हम आयताकार आकृति को लंबाई अथवा चौड़ाई के परिधि तक घुमाते हैं, जो ठोस आकृति बनती है वो क्या कहलाती है, बेलन। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये भी है कि जब हम बहुत सारे सर्किल को ऊपर नीचे रखते हैं तो भी जो है बेलन बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे हाथ में बहुत सारे सर्किल हैं, अब मैं इनको ऊपर नीचे ऐसे रख रहा हूँ, तो रखने पे जो आकृति बनेगी वो क्या बन जाएगी, बेलन बन जाएगी। यानी बहुत सारे सर्किल को ऊपर नीचे रखने पर जो भी आकृति बनती है वो क्या कहलाती है, बेलन कहलाती है। जैसा कि यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारी बैंगल्स को ऊपर नीचे रख दिया है और रखने पर जो है एक जो है बेलन की आकृति बन गई है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बैंगल्स को जब हम ऊपर नीचे रखते हैं तो जो ठोस आकृति बनती है वो बेलन कहलाती है। चलिए अब हम इसके चर्चा करते हैं इसके वक्रपृष्ठ और बेलन पे, आयतन पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब तक वो आकृति प्लेन होती है तो वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है, और जैसे ही उसको हम कर्व का आकार दे देते हैं तो वो बन जाता है उसका वक्रपृष्ठ। तो यहाँ पर देखिए ये जो भाग है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो भाग है ये कहलाएगा इसका वक्रपृष्ठ। ये जो पूरा भाग क्या कहलाएगा, इसका वक्रपृष्ठ। और इसके अंदर आप जो भी मटेरियल रख सकते हो,
जितना मटेरियल इसके अंदर आ जाएगा तो वो जो कहलाएगा इसका आयतन कहलाएगा। तो मैं इसको और समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये आयत है। जब हम आयत को लंबाई अथवा चौड़ाई के पहिए तक घुमाते हैं तो इस तरह की ठोस आकृति बनती है, और जो ठोस आकृति बनी तो वो क्या बन गई, बेलन बन गई। तो इस तरह की आकृति क्या बन गई, ये बेलन बन गई। देखिए यहाँ पे तो ये जो आकृति बनी क्या बनी, बेलन बनी। तो यहाँ पे जो इसका जो क्षेत्रफल है वही क्या कहलाएगा, इसका वक्रपृष्ठ कहलाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा जरा समझेंगे। ये तो जो भाग है ये तो कहलाएगा वक्रपृष्ठ, और इसमें ऊपर का हिस्सा ये वाला, यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा और जोड़ दें तो बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो ध्यान देंगे तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा, वक्रपृष्ठ, और ये वाला हिस्सा, ये वाला सर्किल और ये वाला सर्किल, ये दोनों और जोड़ दें इसके अंदर तो बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, ये और ये मिलकर संपूर्ण पृष्ठ, और ये वाला केवल वक्रपृष्ठ। तो ये कंप्लीट जो कहलाता है, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा मिलके जो बनाएगा संपूर्ण पृष्ठ, और ये वाला जो भाग कहलाएगा वक्रपृष्ठ। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ बन गया भाई, ये जो बन गया है ये आयताकार भाग को मोड़ने से बन गया। इसका मतलब इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वही इस बेलन का वक्रपृष्ठ कहलाएगा। और हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी इसका क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल। तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ किसके बराबर है, आयत का क्षेत्रफल। और हमने पहले आपको बताया था आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो अब इसकी जो लंबाई है वो देख लीजिए क्या, और चौड़ाई है तो वो देख लीजिए क्या। जब हमने देखिए जरा ध्यान से सुनेंगे, जब इसकी जो लंबाई थी ये, ठीक है, ये जो लंबाई है जब हमने इसको ऐसे मोड़ा था तो ये जो लंबाई है वो क्या बन गई थी, इसकी परिधि बन गई। और परिधि क्या होती है हम जानते हैं, परिधि होती है 2πr। ठीक, और जो चौड़ाई थी ये वाली, ये चौड़ाई ये बन गई इस बेलन की ऊंचाई। और अगर इस बेलन की ऊंचाई को हम जो है क्या है h मान ले, देखिए इसकी जो त्रिज्या है वो r और ऊंचाई h है, तो ऊंचाई को क्या मान लिया हमने, h मान लिया। तो 2πr जो हो गई वो आयत की लंबाई हो गई, और h क्या हो गई इसकी ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए जो लंबाई है वही बन गई बेलन की परिधि। देखिए यहाँ पे ये परिधि बन गई, जो इसकी लंबाई थी वो क्या बन गई, इसकी परिधि बन गई, और जो इसकी चौड़ाई थी वो बन गई इसकी ऊँचाई। ठीक है, तो ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो बेलन का वक्रपृष्ठ हो गया 2πrh। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की। देखिए संपूर्ण पृष्ठ में क्या है, ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा और बढ़ जाएगा, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, ये वक्रपृष्ठ हो गया, और संपूर्ण पृष्ठ में ये वाला सर्किल और एक ये सर्किल, यानी दो सर्किल है इसमें, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ये दोनों सर्किल का जो क्षेत्रफल है और इसमें प्लस हो जाएगा। और हम जानते हैं कि सर्किल का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। सर्किल का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो πr² इसका होगा और πr² इधर का होगा। ठीक है, और इधर का ये कितना था इसका 2πrh। तो इस 2πrh में ये दोनों और जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ निकल के हमारा आ जाएगा। देखिए πr² ये, πr² ये, और ये क्या है इसका वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ कौन सा था, ये वाला। तो ये तो वक्रपृष्ठ हो गया। इस वक्रपृष्ठ में हमने जो है ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा हमने और जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ कितना था इसका 2πrh प्लस एक πr² ये है और πr² इधर है, तो कितना जोड़ देंगे 2πr² और जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो इसमें 2πr कॉमन ले लीजिए, ये आ गया h प्लस r। तो ये बन गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। अब बेलन के आयतन की बात करते हैं। देखिए तो बेलन का आयतन वही रहेगा, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब जरा ध्यान से देना, इसका जो आधार है वो कैसा, वृत्ताकार है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अभी हमने पहले इसमें बताया था। ऊंचाई कैसी है इसकी h। ऐसे ही हमने अभी जो निकाला था घनाभ का आयतन निकाला था, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो घनाभ में आधार कैसा था, आयताकार था, तो उसका आधार हो गया, आधार का क्षेत्रफल हो गया था लंबाई गुणा चौड़ाई, और उसी की हमने ऊंचाई से मल्टीप्लाई करी थी, तो घनाभ का आयतन आ गया था लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऐसे यहाँ पे जो आधार है वो कैसा, वृत्ताकार है, तो आधार के क्षेत्रफल की जगह आ गया πr² और ऊंचाई कैसी है इसकी h। तो फॉर्मूला क्या बन गया इसका πr²h। तो ये फॉर्मूला इसका हो गया। ठीक है, आपको कोई भी फॉर्मूला ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कंसेप्ट क्लियर है तो सारे फॉर्मूले आप खुद ही निकाल सकते हो।
चलिए आप समझते हैं शंकु। देखिए शंकु क्या होता है, जब हम किसी समकोण त्रिभुज को उसके कर्ण अथवा आधार के परितः तेजी से घुमाते हैं तो जो आकृति बनती है वो ठोस आकृति बनती है। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये जो चित्र है, देखिए जब हम किसी समकोण त्रिभुज के इसके परितः या इसके परितः हम तेजी से इसको रोटेट कर दें तो जो ठोस आकृति बनेगी वो शंकु बनेगी, और वो आकृति कुछ इस प्रकार की होगी। जैसा सॉफ्टी होती है, जो आप सॉफ्टी खाते होंगे, कोन खाते होंगे, तो वो जो है शंकु है। तो अब हम इसकी चर्चा करेंगे इसके वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ पर। तो सबसे पहले देखिए वक्रपृष्ठ क्या होता है, इसको समझेंगे बहुत अच्छे से। तो जब इस प्रकार के वक्रपृष्ठ को, शंकु का हम खोलते हैं तो इस तरह की आकृति बनती है। यानी इसको अगर हम ऐसे मिला दें ऐसे, तो ये शंकु बन जाता है। देखिए इस तरह का, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो वक्रपृष्ठ हुआ वो क्या हुआ, ये वाला भाग, ये भाग क्या हुआ, इसका वक्रपृष्ठ हुआ। और ये जो है एक त्रिज्याखंड है, ठीक है। क्या है, त्रिज्याखंड है। यानी इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ही शंकु का वक्रपृष्ठ होगा। अब देखिए इससे ज़रा ध्यान से समझेंगे। अब ज़रा ध्यान से समझना, अगर मैं इसके जो है यहाँ पर देखिए, ये जो अगर मैं मोड़ रहा हूँ इसको, ये तो ये जो बनने आया है इसका, ये सर्किल बनने आया है, ठीक है। यानी इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 2πr। अब मैं अगर इसके यहाँ से 16 भाग कर दूं, कैसे, इस तरह से देखिए, मैं इसके अगर इस तरह से 16 भाग कर दूं, यहाँ से इस तरह से अगर मैं इसके कितने भाग कर दूं, 16 भाग कर दूं, और मैं इनको फिर आधे उल्टे और आधे सीधे करके अगर मैं इनको चिपकाऊं तो एक तरह से यहाँ पर आयताकार आकृति इस तरह की बन जाएगी। अब देखिए यहाँ मैंने जो है इस वाले भाग के ये 16 भाग यहाँ पर कर लिए हैं, ठीक है। अब इन 16 भाग में से जो 8 भाग मैं उठाऊंगा, 8 भाग को मैं ऐसे चिपकाऊंगा और 8 भाग को उल्टी साइड से चिपकाऊंगा। तो 8 ऐसे चिपकाने से कुछ आकृति इस प्रकार की होगी। देखिए मैंने इसके 16 भाग करके इस तरह से इसके 16 भाग किए, इसमें से 8 भाग तो मैंने ऐसे चिपका दिए खड़े रखे, और 8 भाग इस तरह से चिपका दिए। तो इसमें जो है एक भाग बच गया। तो एक भाग को मैंने क्या किया, बीच में से काट के एक भाग को ऐसे आधा इधर चिपका दिया और आधा इधर चिपका दिया। तो इसका मतलब ये पूरा जो था वो कितना था, 2πr था। कितना था, 2π सॉरी ये जो पूरा था कितना था, 2πr, क्योंकि ये पूरा देखिए सर्किल बन जा रहा था। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये पूरा क्या बन जाता, सर्किल बन जाता। देखिए ये तो सर्किल होता है 2πr। अब चूंकि आधा इधर लगाया है तो इधर हो गया हमारा πr, ठीक है। πr इधर, क्योंकि सर्किल का आधा बना है इधर। और ये जो हाइट है वो देखिए क्या है, ये स्लैंट हाइट है, यानी तिरछी ऊंचाई। जो तिरछी ऊंचाई है यानी जो l दिख रही है, ये क्या है, यहाँ पर l है, तो ये हो गई l। तो यहाँ देखिए इस शंकु का जो वक्रपृष्ठ हो गया वो के साथ जो ये आयत बनना है उसके क्षेत्रफल के बराबर हो गया। आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई हो गई πr और चौड़ाई हो गई ऊंचाई, ये हो गई l। तो क्षेत्रफल क्या हुआ इसका, πr गुणा l, यानी शंकु का वक्रपृष्ठ हो गया πrl। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही ध्यान रहेगा। πr हो गया ये, क्यों टोटल होता है ये 2πr, इसका आधा हो गया πr, और ये तिरछी ऊंचाई हो गई l, यहाँ l आ गई, ठीक। अब हम शंकु के आयतन को समझते हैं। देखिए आपके सामने एक शंकु है और एक बेलन है। इस बेलन की जो त्रिज्या है, व्यास है, और इस शंकु का जो व्यास है वो समान है, और दोनों की जो हाइट है वो भी समान है। अगर दोनों की हाइट समान हो और दोनों की त्रिज्याएं समान हो तो शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो इस बात को हम देखो प्रूफ करके भी आपको दिखाएंगे कि शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 यानी तिहाई होता है। तो इसको कैसे प्रूफ करते हैं, इससे देखो इस तरह से हम प्रूफ करेंगे। तो शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है, यानी बेलन का आयतन होता है πr²h। तो शंकु का जो आयतन होगा वो 1/3, यानी कि 3 से इसको भाग दे देंगे। तो हमें बेलन का जो भी आयतन है उसका 1/3 होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको एक बेलन मैंने जो बनाया है, इसमें चावल भरे हुए हैं। अब यहाँ पर एक ये शंकु है, तो यहाँ पर हम इस बेलन से इस शंकु भरेंगे, ये जो है पूरा 3 बार भर जाएगा। तो इससे प्रूफ होगा कि शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो देखिए अब मैं इसको आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इसका पूरा देख लीजिए। तो मैं इसको 3 बार इसमें भरूँगा। देखिए ये पूरा मैंने भर दिया है। अब एक बार और भर देता हूँ।
देखिए ये हो गया 2। अब तीसरा बार देखिए यहाँ पे ये पूरा खाली हो गया देखिए, ठीक है। तो एक तीसरी बार ये भर गया। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि बेलन का जो आयतन होता है, बेलन इस शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का तिहाई होता है, यानी कि 1/3 होता है। तो ये आप खुद घर पे भी करके देख सकते हो। देखिए अब हम चर्चा करते हैं शंकु के संपूर्ण पृष्ठ की। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, देखिए ये तो जो कहलाएगा बाहर जो हमें हिस्सा दिख रहा है ये तो कहलाएगा वक्र पृष्ठ। और इसमें अगर हम ये वाला हिस्सा और जोड़ दें, कौन सा वाला, नीचे वाला हिस्सा, ये तो ये हिस्सा और जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। यानी वक्र पृष्ठ कितना, पहले पाई आर आर, और नीचे जो है वो कैसा, वृत्त के आकार का है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, पाई आर एल प्लस ये वाला जो नीचे वाला सिरा है कैसा, वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई आर यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया तो ये बचा एल प्लस आर। तो ये फॉर्मूला हो गया शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का। चलिए अब हम समझते हैं गोला। चलिए अब हम समझते हैं गोला। देखिए गोला क्या होता है, अगर हम वृत्त को उसके व्यास के परितः, किसके परितः, व्यास के परितः, अगर हम किसी वृत्त को उसके व्यास के परितः तेजी से घुमा दें तो घुमाने के बाद जो ठोस आकृति बनती है उसे हम गोला कहते हैं, और वो इस तरह की बनती है। देखिए ये जो गेंद है इस तरह की, अगर ये ठोस है तो ये कहलाएगी गोला, या जैसे ये नींबू है तो ये क्या कहलाएगा, गोला कहलाएगा। अब हम इसकी चर्चा करते हैं इसका वक्रपृष्ठ और आयतन पे। अब जरा ध्यान देंगे तो सबसे पहले हम इसका वक्रपृष्ठ बताएंगे। अगर हम जितना इसका व्यास है गोले का इतना ही हम एक सर्किल ले लें तो इस तरह के 4 सर्किल जो होंगे इसके पूरे वक्रपृष्ठ को पूरा ढक देंगे। जितना इसका व्यास है गेंद का उतना ही व्यास का हम 4 सर्किल ले लें और चारों इस पर लपेटें तो ये पूरा ढक लेंगे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि गोले का जो वक्रपृष्ठ होता है वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो गोले का वक्रपृष्ठ कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, यानी गोले का वक्रपृष्ठ हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो एक बार फिर ध्यान दें कि गोले का व्यास और हम वृत्त का व्यास बराबर लें और 4 वृत्त को हम आपस में काट लें तो इस गोले को पूरा ढक लेंगे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि गोले का जो वक्रपृष्ठ है वो वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। अब करते हैं आयतन की बात। अब यहाँ पर देखिए समझते हैं शंकु का गोले का आयतन। हमें जो है गोले का आयतन निकाल, जैसा कि चित्र में आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर जो बेलन का जो आयतन होता है वो शंकु के आयतन और गोले के आयतन के योग के बराबर होता है। अब हमें निकालना गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होगा, इस शंकु के आयतन को बेलन के आयतन में से माइनस कर देंगे तो हमें गोले का आयतन निकल के आ जाएगा। तो गोले का आयतन बराबर हो जाएगा, गोले का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। तो यहाँ पे देखिए गोले का आयतन कितना हो गया, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो है ये ध्यान देने वाली है, त्रिज्या समान होनी चाहिए। शंकु की भी त्रिज्या वही होनी चाहिए, गोले की भी त्रिज्या वही होनी चाहिए और बेलन की भी त्रिज्या वही होनी चाहिए। साथ में शंकु की जो ऊंचाई है वो गोले के व्यास के बराबर होनी जरूरी है और बेलन की जो ऊंचाई है वो भी इसके व्यास के बराबर होनी जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए बेलन का जो आयतन हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पर 2r, ठीक है। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और h कितना हो जाएगा, इस जितना इसका व्यास होगा। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करके हम देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो ये हुआ 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4 और ये आ जाएगा 3 और देखिए ये हो जाएगा पाई आर क्यू, 16 का ही आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, देखिए 3 दूनी 6 पाई आर क्यू में से 2 पाई आर क्यू हटाएंगे तो 4/3 पाई आर क्यू 16 के हमारा आ जाएगा। हम गोले के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो हम देखते हैं कि गोले का वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। ये जैसे ही गोला आपको दिखाई दे रहा है वही इसका फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको करा रहा हूँ मेंसुरेशंस की शॉर्ट ट्रिक। तो मेंसुरेशन की जो शॉर्ट ट्रिक है मैं सबसे पहले आयत से रिलेटिव क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए अगर किसी आयत की लंबाई या चौड़ाई में क्रमशः a% और b% को बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसके लिए आपको ट्रिक ये है कि जो भी उसकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हुई है तो वो a हुई है और उसमें b हुई है, तो आपको a प्लस b दोनों प्लस कर देना और प्लस का चिन्ह लगा के फिर दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और बटे में क्या लिखना है आपको 100। तो ये आपका फॉर्मूला, इसके हेल्प से आप प्रतिशत वृद्धि निकाल सकते हैं। और अगर कमी दी रखी है यानी किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः a%
तथा 20% घटा दिया जाए, तो कमी के लिए यहाँ पे प्लस के स्थान पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। बाकी फॉर्मूला पूरा एज इट इज रहेगा। अब दूसरा को सूत्र यह है कि यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में से किसी एक को a% बढ़ाकर और दूसरे को b% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि, ये दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ये फॉर्मूला लगाना है ना। अब देखिए यहाँ पर सोल्व होकर अगर प्लस चिन्ह आता है तो वो कहलाएगी प्रतिशत वृद्धि, और माइनस चिन्ह आता है तो वो कहलाएगी प्रतिशत कमी। तो चलिए अब हम करते हैं इनसे रिलेटिव क्वेश्चन। ये आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई को 30% से तथा चौड़ाई को 40% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसके लिए पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा ये वाला, इसमें ए और बी की वैल्यू डाल देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था अगर क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछी है, उसकी लेंथ में a% वृद्धि हो रही है और ब्रेथ में b%, यानी लंबाई में a% की वृद्धि है, चौड़ाई में b% की, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना। अब देखिए यहाँ पे हम जो है ए और बी की वैल्यू रख देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी है 30%, तो ए की मैंने क्या जगह रख दिया 30 और बी की जगह कितना रख दिया 40, और जहाँ भी ए है वहाँ पर 30 और बी की जगह 40, यहाँ पर गुणा है तो इनको गुणा कर दिया, बटे में क्या लिखा मैंने 100, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको कर देता हूँ सॉल्व। अब यहाँ पर 30 और 40 हो गए 70, और ये इसे 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये बता 3 चौक 12, यानी कि आ गया 82%। तो इसका आंसर कितना आया 82%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, आयत की लंबाई को 20% तथा चौड़ाई को 5% कम कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की कमी होगी। तो मैंने बताया था आपको कमी के लिए आपको क्या करना है, इसी में जहाँ प्लस है उसमें माइनस का चिन्ह लगा देना। तो मैं इसका फॉर्मूला लगा देता हूँ। यहाँ देखिए कमी के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे जो ऊपर प्लस था यहाँ पे मैंने माइनस चिन्ह लगा दिया। अब देखो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे प्रतिशत आयत की लंबाई 20% से 5% कम कर दिया जाए, तो कमी के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 20% और ये यहाँ जाएगा 5%, और यहाँ 20 और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 100, ये सॉल्व करेंगे, 1 0 से 0, 5 दूनी 10 और 2 से 2 कट गया, तो 20 और 5 हो गए 25, 25 में से 1 माइनस कर देंगे, आ गया 24। तो इसका आंसर कितना आ गया 24%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक आयत की लंबाई को 20% से बढ़ा दिया जाता है और उसकी चौड़ाई को 40% कम कर दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था पहले वाला, यहाँ पर तो जहाँ पे ये प्रतिशत वृद्धि के लिए प्लस चिन्ह लगेगा यहाँ पे, और कमी के लिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और फॉर्मूला यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाना आपको। जब पूरा ओवरऑल सोल्व होकर अगर प्लस आता है तो वृद्धि होगी, और ओवरऑल सोल्व होकर माइनस आता है तो प्रतिशत कमी होगी। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ इसी फॉर्मूले को नीचे, और फिर इसको क्वेश्चन को करते हैं। देखिए मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी। ये तो सॉल्व होने के बाद मालूम चलेगा कि कमी हुई या वृद्धि हुई। तो मैं ए और बी की वैल्यू रख रहा हूँ। तो यहाँ पे 20% बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ा दिया जाए तो इसका मतलब पॉजिटिव रखना है हमें, ठीक है। और 40% कम कर दिया जाए तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे मैंने देखिए माइनस चिन्ह लगा दिया, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दिया। यहाँ पे ए की जगह फिर वही करा मैंने 20, और बी की जगह रखा मैंने 40, और बटे में रखा 100। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 0 से 2 0 कट गया, तो ये बचा माइनस का 20, और ये हो गया 2 चौक 8, यानी कि ये देखिए माइनस में आ रहा। तो मैंने बताया था आपको अगर माइनस में आता है तो ये हमें क्या शो करेगा, कमी को, और प्लस में आता है ये पूरा सोल्व होके तो ये कमी शो करता है वृद्धि को। तो इसका मतलब इसमें जो है क्षेत्रफल में 28% की कमी हो गई। अगर प्लस चिन्ह आता है तो हम कहते हैं कि 28% की वृद्धि हो गई। तो अब देखिए नेक्स्ट ट्रिक को समझते हैं। ये सब मैं आपको करा रहा हूँ वृत्त से रिलेटिव क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसा कि आयत में है, और इसमें आप वृत्त में, वृत्त में क्या होगा, उसकी त्रिज्या में वृद्धि होगी और कमी होगी। तो इसमें लिखा देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या वृत्त दे रखा हो या वर्ग दे रखा हो, या वर्ग या समबाहु त्रिभुज कि किसी एक भुजा को, देखिए वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज की भी सभी भुजा बराबर होती हैं, और जो वृत्त होता है उसकी भी त्रिज्या आ रही होती है। तो इन तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला है कि अगर उसकी भुजा को जो है
a% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। अगर वृत्त दे रखा तो हम त्रिज्या r ले लेंगे, और हमें वर्ग या समबाहु त्रिभुज दे रखा तो इसकी भुजा को हम a ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं चलो त्रिज्या ही मान लेता हूँ, ठीक है। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो लाल रंग का बटन है इसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। बराबर में एक घंटे का बटन भी होगा, आप उसको भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जो नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है, देखिए, अगर वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए r है तो 2r + k r² / 100। तो इसे आप पहले वाले से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग साइड थी। देखिए यहाँ पे तो a + b था, अब यहाँ पे चूँकि सेम हो गई तो a + a यानी कि r 2r हो गया, और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई की हमने, यानी r × r ये हो गया r²। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो पहले था, बस उसी के हिसाब से हमने इस फॉर्मूले को कर लिया है। और अगर कमी होती है तो देखिए, अगर त्रिज्या में क्या है r% की कमी होती है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस चिन्ह लगा देंगे। यही फॉर्मूला मैंने बना दिया। तो जैसे वहाँ फॉर्मूला था बिल्कुल सेम वैसा ही फॉर्मूला यहाँ भी है। तो चलिए अब हम देखो इसको क्वेश्चन को, इस पर रिलेटिव क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो प्रतिशत वृद्धि हमें इसमें निकालनी है। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि 2r / r² + 100। तो प्रतिशत वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह लगाया। 12% की वृद्धि होती तो r के स्थान पे यहाँ पे मैं 12 रख देता हूँ। देखिए मैंने 12 रख दिया, और यहाँ पे 12 का स्क्वायर / 100। अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। तो 12 दूनी होते हैं 24, 12 का वर्ग होता है 144 / 100। 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ चूँकि 2 0 हैं तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, और इसको इसमें प्लस कर देंगे। यह आ जाएगा 25.44%। ये इसका हो गया आंसर। तो कितनी वृद्धि हो गई, ये हो गई। एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा को 16% कम कर देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो कमी के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो पहले मैं सूत्र लिखता हूँ। देखिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया, वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी। तो कमी के लिए यहाँ माइनस लगा दिया, और वर्ग की भुजा मैंने मान ली a। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा हमें दे रखी है, प्रतिशत कमी दे रखी है, भुजा में 16% कम कर दिया जाए। तो यहाँ पे a के स्थान पे 16। तो यहाँ ध्यान देंगे कि मैंने त्रिज्या वृत्त के लिए लिया था, वर्ग की भुजा के लिए a ले लिया है। तो इसमें 16% कम कर दी जाए तो a की जगह कितना है, 16। यहाँ पर हम रख देंगे 16। तो यहाँ तो वर्ग के लिए मैंने a लिखा है, और वृत्त के लिए क्या लिखा था, r लिखा था, जिससे आपको थोड़ा सा अंतर मालूम रहे। तो 16 दूनी 32, और ये 16 16 होते हैं 16 16 256। तो 256, और यहाँ पर 100। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे 2.56। अब इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो ये आएगा 29.44। ये हमारा आ गया आंसर। यानी ये हो गई वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी। तो इससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। वैसे अगर हम डिटेल से करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है। अब देखिए अगली ट्रिक क्या है। इसमें क्या होता कि अगर आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में से किसी एक को a% बढ़ा दिया जाए, यानी दोनों में से किसी 1% को बढ़ा रहे हैं, एक भुजा को बढ़ा रहे हैं, तो क्षेत्रफल को समान रखने के लिए उसकी दूसरी भुजा में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो इसके लिए मान लीजिए जो वृद्धि कर रहे हैं वो a% कर रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला आप ये लगाएंगे फॉर्मूला इसके लिए ये लगाएंगे a/100 + a इंटू, और अब अगर कमी कर रहे हैं, देखिए दो भुजाओं में से किसी एक को a% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल को समान रखने के लिए उसकी दूसरी भुजा में प्रतिशत वृद्धि। तो इसके लिए यहाँ पर जो है प्लस की जगह केवल माइनस का चिन्ह हम लगा देंगे। तो इन पर रिलेटिव देखिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटाया जाए तो ये उसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। तो यहाँ पर देखिए क्या करा जा रहा है, लंबाई को बढ़ाया जा रहा है। तो जब लंबाई को बढ़ाया जा रहा है क्षेत्रफल बढ़ेगा, लेकिन हमें क्षेत्रफल पूर्ववत रखना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई को कम करना पड़ेगा। तो कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा उसके लिए हम देखिए यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। तो मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ।
ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, चौड़ाई में प्रतिशत कमी A/100 + A × 100। अब यहाँ पर देखिए चौड़ाई में कितनी, लंबाई में कितनी, यानी कि आयत की जो लंबाई है, तो आप चौड़ाई में कमी पूछिए तो लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है 20%। तो A की जगह हमने क्या लिख दिया 20 लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जहाँ A है उसके स्थान पे मैंने लिख दिया 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमें 20, ये हो गया 120। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट गया, और इसे और सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 12 और 4 × 5 = 20, तो 10 × 5 = 50/3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको 16 सही 16 × 48 और 2 = 50, 16 सही 2/3%। ये इसका आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन है कि किसी आयत की चौड़ाई में 30% कम कर दी जाए, चौड़ाई ये कर दी जाए 30% कम कर दी जाए, तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। तो हमें कि लंबाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, मैंने फॉर्मूला ये लिख दिया A/100 - A। यानी कि यहाँ पर देखिए जो पहला फॉर्मूला था, यहाँ पर मैंने एक ही फॉर्मूला बताया था, प्लस A/100 + -A। यानी कि आपको क्या करना, अगर लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं, एक में वृद्धि कर रहे हैं तो प्लस चिन्ह लगा देना, कमी कर रहे हैं तो माइनस कर देना। तो जब एक में हम वृद्धि करेंगे तो दूसरे में हमें कमी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए हम 30% कम कर रहे हैं, तो जब कम कर रहे हैं तो इसकी जो चौड़ाई में 30% कम कर रहे हैं तो लंबाई में वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी तो क्षेत्रफल समान रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 30%, तो एक ही स्थान पर मैंने क्या रख दिया, यहाँ पर 30 रख दिया, और ये 100 - 30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसको सॉल्व करेंगे, 170 बचे, और यहाँ पर 100। अब देखिए यहाँ से इसको 0 से 0 कट गया, ये हो गया 300। 300 को अगर हम 7 से भाग दे देंगे, 300/7। और यहाँ पर देखिए 300 को जब हम 7 से लिखेंगे, इसको बटे के रूप में लिख देते हैं, तो बटे के रूप में आएगा 42 सही 6/7%। तो इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 42 सही 6/7%। अब देखिए नेक्स्ट ट्रिक है, यदि A सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर, यानी वर्ग से रिलेटिव ये ट्रिक है, यदि A सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर x सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो रास्ते का क्षेत्रफल के लिए हमें जो है ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस ट्रिक को आपको रखना, तो फॉर्मूला ये है 4x × A + x। तो ये तो तब लगाना जब आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना बाहर की ओर, और अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है अंदर की ओर, तो यहाँ पे जो प्लस है इसके स्थान पे हम बस माइनस कर देंगे। तो अंदर की ओर निकालना तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और बाहर की ओर लगाना निकालना तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो एक बार और पढ़ लीजिए, यदि A सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर x सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो इसमें क्या दे रखिए A भुजा और x सेंटीमीटर चौड़ा क्या रास्ता है, तो उस रास्ते का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। और अंदर की ओर क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते का अंदर की ओर क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, रास्ता अंदर की ओर है यानी x सेंटीमीटर जो है वो, यानी भुजा में से x जो है उसको कम कर देंगे। बाहर की ओर है तो भुजा में x जोड़ देंगे, अंदर की ओर है तो भुजा में से x माइनस कर देंगे। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो इससे हम देखिए क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 80 मीटर है, ठीक है, इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अब चारों ओर 5 सेंटीमीटर का, तो बाहर की ओर है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने ये फॉर्मूला लिख देता हूँ, रास्ते का क्षेत्रफल बाहर की ओर, तो क्या 4x ब्रैकेट में A + x। ठीक है, जब बाहर की ओर है रास्ता तो भुजा में जो है हमें x को जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए भुजा कितनी 80 मीटर, तो हमें जो x है यानी जो वृद्धि हुई है उसके स्थान पर 5 रख देना, और जो भुजा है उसके स्थान पर यहाँ पर 80 रख देना। तो और हमारा देखो आंसर आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 4 × 5 = 20 और 80 और ये हो गया 85, और इनकी हम आपस में गुणा कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 × 5 = 10 का 0, 2 × 8 = 16 और 1 = 17, एक 0 और लगा देंगे, इतने वर्ग मीटर। वर्ग मीटर लिख दो इसको, या मीटर का स्क्वायर लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, दोनों में से यूनिट। अब इसी में देखो एक क्वेश्चन दूसरा है, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 40 मीटर है और अंदर की ओर है 4 मीटर चौड़ा रास्ता। पहले क्या होता बाहर की ओर था, अब क्या है अंदर की ओर है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाना, आपको बस क्या करना माइनस कर देना। देखिए यहाँ तो रास्ता का क्षेत्रफल जब क्या है, जब अंदर की ओर है तो यहाँ पे माइनस कर देना।
तो भुजा कितनी है यहाँ पे 40 है, और कितने है रास्ता कितना अंदर की ओर, वो है 4 मीटर। तो x की जगह मैंने लगा दिया 4, और यहाँ पे है 40 मीटर। इसे देखिए सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 ये हो गया 36, इनकी आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 576 वर्ग मीटर। तो अंदर की ओर रास्ता कितना हो गया 576 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे देख लीजिए आप इसको, ठीक है। अब देखिए अब आपको बताते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक। अब देखिए यहाँ पे अगर वर्ग की जगह अगर बजाय वृत्ताकार भाग, तो वृत्ताकार भाग के लिए क्या ट्रिक है कि अगर r त्रिज्या के वृत्ताकार भाग के 4 और x मीटर चौड़ा रास्ता है तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो अगर बाहर की ओर x मीटर चौड़ा रास्ता है तो उसका लिए फॉर्मूला आपको लगाना है ये वाला। देखिए मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पे, और ये फॉर्मूला लगाना आपको पाई। वृत्त के लिए हमेशा वृत्त आकार का कोई भी फॉर्मूला आता है उसमें पाई जरूर आता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लाना 2r + x। तो क्या है r त्रिज्या के वृत्ताकार पार, तो यहाँ पे r जो है त्रिज्या है और x क्या है उसकी ओर जो बाहर की ओर रास्ता है, ठीक है। तो पाई x 2r + x इसमें चौड़ा है, तो क्षेत्रफल ये निकालिए। और देखो अगर वो रास्ता बाहर की जगह अंदर की ओर है तो यहाँ पे जो है प्लस के स्थान पे बस हमें माइनस कर देना है। तो अब इस पर आधारित देखिए मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जरा क्वेश्चन इसको पढ़ लीजिए। तो ये क्वेश्चन क्या है कि एक 14 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पार्क के 4 और 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता तैयार किया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर देखिए बाहर की ओर तैयार किया गया है तो कौन सा वाला प्लस वाला फॉर्मूला मुझे लगाना, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, रास्ते का क्षेत्रफल पाई x 2r + x, क्योंकि रास्ता बाहर की ओर है इसलिए प्लस लगाया यहाँ पर, और वहाँ अंदर की ओर होता तो माइनस लगाते। तो यहाँ पर देखिए पाई की जगह रख देंगे 22/7, और x कितना रास्ता है बाहर की ओर 3.5, तो इसकी जगह रख देंगे 3.5, और ये 2 r की जगह है त्रिज्या है 14 मीटर, तो r की जगह मैंने रख दिया 14, और ये x की जगह है यहाँ पर रास्ता 3.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0.7 पंजे 35, 22 पंजे होते हैं 110, ये आ गया। यहाँ पर देखिए 14 में 28, 28 3 हो गए 31, 31.5। अब 11 से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 11 पंजे 55 का 5, 11 के 11, 11 और 5 हो गए 16, 11 33, 33 और 1 हो गए 34। कितने के बाद पॉइंट लगाना है, 1 के बाद पॉइंट यहाँ पर लगा देते हैं। ये हमारा आंसर आ गया वर्ग मीटर। अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या था रास्ता बाहर की ओर था, अगर रास्ता अंदर की ओर है तो फॉर्मूले में क्या लगा देना, यहाँ पे माइनस लगा देना। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 28 मीटर है, उसके अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ते का क्षेत्रफल क्या कीजिए। तो अंदर की ओर है तो मैंने क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला रास्ते का क्षेत्रफल पाई x, और यहाँ पे 2r प्लस की जगह क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे फिर वही काम करना, हमें वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू यहाँ पे हम देखिए पुट कर रहे हैं, तो पाई की जगह वैसे रखेंगे जैसे हमने ऊपर रखा था 22/7। x की जगह कितना है, कितना रास्ता है 7 मीटर चौड़ा अंदर की ओर है आपके यहाँ। तो 2r त्रिज्या कितनी है यहाँ पे 28 मीटर, तो r की जगह मैंने क्या रख दिया 28 रख दिया, और ये 7 रख दिया। अब सोल्व कर लेंगे, देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, और यहाँ बचा 22, और यहाँ पे 28 दूनी 56, 56 में 7 गया 49, और 49 की हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1078 वर्ग मीटर। अब देखिए अगली ट्रिक को हम समझते हैं। अब देखिए पहले आया था वर्ग, फिर आया है वृत्त, अब तीसरे नंबर पे हमारा आया है आयत। अगर एक आयताकार पार्क की लंबाई l, चौड़ाई b और उसके चारों ओर x चौड़ाई का एक रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो इसके लिए फॉर्मूला हमें ये लगाना है 2x l + b। देखिए अगर आपने मेरा बेसिक वाली वीडियो देख ली तो आपको जो है ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फॉर्मूलों को भी अपने हिसाब से ड्राइव कर सकते हो, एक बार ज़रूर आपको करके देखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने 2x l + के b + के 2x। अब यहाँ पे देखिए अगर वो रास्ता अंदर की ओर बना है तो यहाँ +2x की जगह क्या लगा देंगे हम माइनस का 2x लगा देंगे, बस इतना अंतर है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम वही रहेगा। अगर वो रास्ता अंदर की ओर है तो यहाँ प्लस के स्थान में क्या लग जाएगा माइनस की ओर लग जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस पर मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर और 20 मीटर है, चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ पूरा।
देखिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया, रास्ते का क्षेत्रफल 2x ब्रैकेट में l प्लस बी प्लस के 2x। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे, लंबाई कितनी है 30, और बाहर की ओर जो रास्ता है वो कितना 2 मीटर चौड़ा। तो यानी x यहाँ पर जो दे रखा है वो 2 दे रखा है, लंबाई है रास्ते की 30, तो यानी l बराबर दे रखा है यहाँ पे 30, चौड़ाई है यहाँ पे 20, तो इसके स्थान में 20 रख देंगे और 2 ऐसे रहेगा, और रास्ता कितना है 2 मीटर, तो यहाँ पे हमने 2 रख दिया। देखिए मैंने ये सारी वैल्यू पुट यहाँ पर कर दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, 30 20 50 और 54 आ गया सॉल्व होकर। अब 54 की इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, तो आंसर हमारा आ जाएगा 216। कितना आ गया आंसर 216, 216 वर्ग मीटर, तो वर्ग मीटर। अब देखिए इसी में जो है, अब ये कमी वाला क्वेश्चन बता देते हैं। देखो क्वेश्चन इसको ध्यान से सुनो कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 120 मीटर तथा चौड़ाई 100 मीटर है, तो इसके अंदर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता तैयार किया जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर इस प्लस के स्थान पर क्या कर देना, माइनस कर देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे और इसके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताएंगे। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आए तो चैनल का जो लाल रंग का बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आपके जो मित्र हैं उनको व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर भी कीजिए। तो अगली वीडियो तक के लिए आप SP मैथ्स चैनल पे बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।